आज हम डिजाइन की दुनिया की एक ऐसी टूल की कहानी में उतरेंगे जिसने पिछले कुछ सालों में तहलका मचा दिया है। फिग्मा। हमारे हाथ गेटिंग स्टार्टेड नाम की एक किताब के कुछ हिस्से लगे हैं और आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि फिग्मा क्या है, बल्कि ये समझना है कि इस एक टूल ने डिजाइन की पूरी दुनिया को कैसे और क्यों बदल दिया। बिल्कुल, तो फिर शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस किताब में क्या कुछ मजेदार मिलता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब डिजाइन का मतलब था सिर्फ एक नाम, फोटोशॉप। बिल्कुल, सालों तक उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। हाँ, मुझे याद है, हर चीज के लिए फोटोशॉप। वेबसाइट बनानी हो फोटोशॉप, ऐप का मॉकअप फोटोशॉप। हाँ। ऐसा लगता था जैसे हमारे पास बस एक हथौड़ा था और दुनिया की हर चीज कील जैसी दिखती थी। एकदम सही कहा, और समस्या यही थी, फोटोशॉप बना था फोटो एडिटिंग और प्रिंट के लिए। हाँ। उसे यूआई डिजाइन के लिए इस्तेमाल करना मतलब एक ट्रक से सब्जी काटने जैसा था। हाँ, सही है। हो जाता था, पर बहुत मुश्किल से। कुछ पुराने डिजाइनर शायद फायरवर्क्स को याद करते होंगे, जो स्क्रीन डिजाइन के लिए बना पहला सही टूल था, लेकिन 2012 में अडोबी ने उसे खरीद कर बंद कर दिया। और फिर 2012 में ही आया स्केच, जिसे हमारे स्रोत में ताजी हवा का झोंका कहा गया है। हाँ। ये सिर्फ मैक के लिए था, लेकिन ये हल्का था, तेज था और खास तौर पर यूआई डिजाइनरों के लिए ही बनाया गया था। स्केच ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन उसने एक नई समस्या पैदा कर दी। वो अकेला काम नहीं कर सकता था। अच्छा, तो डिजाइनरों को एक अजीब सा फ्रैंकेनस्टाइन सिस्टम बनाना पड़ा। फ्रैंकेनस्टाइन मतलब डिजाइन स्केच में, फिर उसे प्रोटोटाइपिंग के लिए इनविजन में भेजो, फिर डेवलपर को समझाने के लिए उसे ज़ेपलिन में डालो, और अगर टीम के साथ काम कर रहे हो तो वर्जन कंट्रोल के लिए एब्स्ट्रैक्ट या गिटहब का इस्तेमाल करो। अरे बाप रे, मतलब डिजाइनर का आधा दिन तो इन अलग अलग एप्स के बीच फाइलों को यहाँ से वहाँ भेजने में ही निकल जाता था। बिल्कुल, सिरदर्द था ये तो। और यही पर असली सिरदर्द था। मुझे आज भी याद है, एक प्रोजेक्ट में क्लाइंट को इनविजन का लिंक भेजा, लेकिन डिजाइनर ने स्केच की फाइल ड्रॉपबॉक्स में अपडेट कर दी थी और ज़ेपलिन सिंक नहीं हुआ था। ओहो। डेवलपर पुरानी फाइल पे काम कर रहा था, उस एक गलती से हफ्तों का काम बर्बाद हो गया था। कियोस था, मतलब कियोस। डिजाइन की एक फाइनल कॉपी होती ही नहीं थी, बस फाइनल V2 रियली फाइनल दिस टाइम .sketch जैसी फाइलें होती थी। हाँ, ये फाइल नाम तो हर डिजाइनर का दर्द है। तो इस पूरे कियोस के बीच 2015 में फिग्मा आता है। हाँ। इसकी कहानी भी तो बड़ी दिलचस्प है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के दो छात्र डिलन फील्ड्स और एवन वॉलिस। हाँ, और इसकी शुरुआत एक बड़े मजेदार टेक डेमो से हुई थी। 2012 में एवन वॉलिस ने WebGL का इस्तेमाल करके पानी के एक पूल में एक गोले का 3D डेमो बनाया था। अच्छा। और वो सीधे ब्राउजर में चलता था। ये वही तकनीक है ना जो ब्राउजर में सीधे 3D ग्राफिक्स चलाने में मदद करती है, बिना किसी प्लगइन के। बिल्कुल। उस डेमो ने दिखाया कि ब्राउजर सिर्फ दस्तावेज दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जटिल ग्राफिकल काम करने के लिए भी कितना शक्तिशाली हो सकता है। उनका शुरुआती आइडिया था ब्राउजर में फोटोशॉप जैसा कुछ बनाना। ओके। लेकिन जब उन्होंने बड़ी टेक कंपनियों में इंटर्नशिप की तो उन्हें एक ज्यादा बड़ी समस्या दिखी। फोटो एडिटिंग की नहीं, बल्कि टीम में डिजाइन बनाने की। हाँ, और यही वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि असली मौका इंटरफेस डिजाइन के लिए एक क्लाउड आधारित और सहयोगी यानी कोलैबोरेटिव टूल बनाने में है। अच्छा। उन्होंने एक ऐसी समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जो डिजाइन टीमें हर रोज झेल रही थीं, यानी सहयोग और वर्कफ्लो की समस्या। तो उन्होंने सिर्फ एक और डिजाइन टूल नहीं बनाया, बल्कि डिजाइन करने के पूरे तरीके को ही बदल दिया। एकदम। तो आज जब हम स्केच, अडोबी XD और फिग्मा की बात करते हैं, तो ये सिर्फ 3 अलग-अलग टूल नहीं है, बल्कि काम करने के 3 अलग-अलग तरीके हैं। सही बात है। तो सवाल ये है कि इस भीड़ में फिग्मा इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? इसका मैजिक सॉस क्या है? हम एक एक फीचर की लिस्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं। हाँ, वो तो पुरानी हो जाती हैं। बिल्कुल। इसके बजाय उन मूल सिद्धांतों को समझते हैं जो इसे अलग बनाते हैं। और पहला और सबसे बड़ा कारण फिग्मा की सोच में ही छिपा है। और वो क्या है? इसने डिजाइन को एक अकेली बेजान फाइल से निकालकर एक लाइव, सांस लेती हुई जगह बना दिया। स्रोत इसकी तुलना गूगल डॉक्स से करता है, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। एकदम सटीक बैठती है। यह सिर्फ एक साथ काम करना नहीं है, ये इस विचार को खत्म करना है कि डिजाइन की एक फाइनल कॉपी होती है जिसे ईमेल किया जाता है। हाँ। डिजाइन अब एक जगह है
जहां सब मिलते हैं, डिजाइनर, प्रोडक्ट मैनेजर, डेवलपर, सब एक ही वक्त पर। और इसका असर बहुत गहरा होता है, फीडबैक लूप छोटा हो जाता है। सही। अब आपको डिजाइन का स्क्रीनशॉट लेकर ईमेल करने की जरूरत नहीं, आप बस किसी को लिंक भेजते हैं और वो सीधे उसी कैनवस पर कमेंट कर सकता है। गलतफहमियां कम होती हैं क्योंकि हर कोई हमेशा सबसे नया संस्करण ही देख रहा होता है। बिल्कुल, ये पारदर्शिता लाता है। ठीक है, सहयोग वाला पॉइंट तो समझ आता है, लेकिन स्रोत शक्तिशाली कंपोनेंट्स की भी बात करता है। अब स्केच में भी तो सिंबल्स थे जो काफी हद तक यही काम करते थे। तो फिग्मा के कंपोनेंट्स में ऐसा क्या खास है कि इसे एक अलग पॉइंट बनाया गया? बहुत अच्छा सवाल है। स्केच के सिंबल एक अच्छी शुरुआत थे, लेकिन वो बहुत सख्त और नाजुक थे। सख्त मतलब? मान लीजिए आपने एक बटन का सिंबल बनाया। अगर आपको उसकी एक कॉपी में सिर्फ टेक्स्ट या रंग बदलना होता था, तो आपको या तो एक नया सिंबल बनाना पड़ता था या फिर उसे डिटैच करना पड़ता था। हाँ, जिससे उसका मास्टर से कनेक्शन टूट जाता था। डिजाइन सिस्टम में हजारों ऐसे टूटे हुए सिंबल हो जाते थे। अच्छा, मतलब या तो नियम मानो या नियम तोड़ दो, बीच का कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल। फिग्मा ने इसी समस्या को ओवरराइड्स के जरिए हल किया। ओवरराइड्स? आप मास्टर कंपोनेंट को छेड़े बिना उसकी किसी भी कॉपी में रंग, टेक्स्ट, स्ट्रोक, यहाँ तक कि उसके अंदर के छोटे कंपोनेंट्स को भी बदल सकते हैं और वो फिर भी मास्टर से जुड़ा रहता है। अच्छा। ये डिजाइन में स्थिरता और लचीलेपन के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। इससे डिजाइन सिस्टम को मैनेज करना 10 गुना आसान हो जाता है। समझ गई। मतलब आप नियमों को थोड़ा मोड़ सकते हैं बिना उन्हें तोड़े। और डेवलपर हैंड ऑफ का क्या? स्रोत कहता है कि फिग्मा में ये पहले से ही शामिल है। हाँ, और ये उसी एक ही जगह वाली फिलॉसफी का हिस्सा है। अच्छा। पहले आपको ज़ेप्लिन जैसे ऐप्स की जरूरत पड़ती थी, जिसका काम था डिजाइनर के बनाए डिजाइन को कोड लिखने वाले डेवलपर के लिए समझना आसान बनाना। हाँ। फिग्मा में आप बस डेवलपर को एक केवल देखने वाला लिंक देते हैं। उन्हें डिजाइन के हर हिस्से के डायमेंशंस, रंग कोड, दूरियां, यहाँ तक कि CSS, iOS या एंड्रॉइड के लिए कोड स्निपेट्स भी मिल जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं, कोई सिंकिंग की समस्या नहीं। बिल्कुल। और प्रोटोटाइपिंग भी उसी में है। सब कुछ एक ही छत के नीचे। ये ऑल इन वन वाली बात टीमों के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और व्यक्तियों के लिए भी, खासकर जब हम कीमत की बात करते हैं। फिग्मा का मुफ्त प्लान इतना शानदार है कि आप उसमें लगभग सब कुछ कर सकते हैं। सही बात है। स्रोत बताता है कि शायद यही वजह है कि इसके 80% से ज्यादा सक्रिय उपयोगकर्ता अमेरिका से बाहर हैं। वाव। ये दुनिया भर के छात्रों, फ्रीलांसरों और विकासशील देशों के डिजाइनरों के लिए दरवाजे खोलता है, जहां महंगे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदना एक बड़ी बाधा हो सकती है। और आखिरी बात, ये हर जगह चलता है। मैक, विंडोज, लिनक्स, यहाँ तक कि एक सस्ते क्रोमबुक पर भी। हाँ, क्योंकि ये ब्राउजर में चलता है, ये डिजाइन को और भी ज्यादा सुलभ बना देता है। सही। अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो एक बात साफ है, फिग्मा की ज्यादातर ताकत उसकी ब्राउजर आधारित वास्तुकला से आती है। स्रोत में एक बेहतरीन सादृश्य का उपयोग किया गया है। ये वैसा ही है जैसे दूसरे निर्माता कंबशन इंजन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोई इलेक्ट्रिक कार बना रहा है। इलेक्ट्रिक कार? हाँ, ये एक विघटनकारी नवाचार यानी डिसरप्टिव इनोवेशन है। ये तुलना दिलचस्प है, लेकिन क्या ये थोड़ी ज्यादा हो गई? मेरा मतलब है, इलेक्ट्रिक कार ने तो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी, पर्यावरण पर असर डाला। हाँ। क्या एक डिजाइन टूल का ब्राउजर में चलना वाकई इतना बड़ा बदलाव है? मैं समझता हूँ कि ये तुलना थोड़ी नाटकीय लग सकती है। हाँ। लेकिन अगर आप इसके मूल सिद्धांत को देखें, हाँ। तो ये सटीक बैठती है। कैसे? विघटनकारी नवाचार का मतलब सिर्फ मौजूदा चीज को बेहतर बनाना नहीं होता, बल्कि उसे एक ऐसे नए आधार पर बनाना होता है जो पुरानी समस्याओं को अप्रासंगिक कर दे। अच्छा। स्केच और एडोबी XD डेस्कटॉप फर्स्ट सोच को बेहतर बना रहे थे। फिग्मा ने कहा, क्या होगा अगर फाइल जैसी कोई चीज हो ही ना? क्या होगा अगर सब कुछ हमेशा लाइव और ऑनलाइन हो? ये तो एक बुनियादी बदलाव था। बिल्कुल। जैसे इलेक्ट्रिक कार ने पेट्रोल स्टेशन की जरूरत को ही सवाल के घेरे में डाल दिया, वैसी फिग्मा ने फाइलों को सिंक करने, एक्सपोर्ट करने और वर्जन कंट्रोल करने की जरूरत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बहुत बढ़िया समझाया। तो अगर फिग्मा की सबसे बड़ी ताकत उसका ब्राउजर में चलना है, तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि स्रोत डेस्कटॉप ऐप इस्तेमाल करने की सलाह देता है। हाँ। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके बहुत ही व्यावहारिक कारण हैं। जैसे कि? पहली बात, डेस्कटॉप ऐप आपको अपने कंप्यूटर के लोकल फॉन्ट्स तक सीधी पहुंच देता है।
ब्राउजर में ऐसा करने के लिए आपको एक अलग हेल्पर ऐप चलाना पड़ता है। अच्छा, तो ये एक छोटी सी रुकावट को दूर करता है। दूसरा, डेस्कटॉप ऐप ज्यादा स्थिर और तेज होता है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्रोमियम के एक विशेष अनुकूलित संस्करण पर चलता है, जबकि आपका सामान्य ब्राउजर दर्जनों टैब, एक्सटेंशन और दूसरी चीजों से भरा हो सकता है जो प्रदर्शन को धीमा कर सकते हैं। सही बात है। और तीसरी बात, आपको स्क्रीन पर ज्यादा जगह मिलती है। ब्राउजर के टैब्स, एड्रेस बार और बुकमार्क बार की जगह आपको सिर्फ आपका डिजाइन दिखता है। और बड़ी स्क्रीन पर काम करते समय आप कई विंडो भी खोल सकते हैं, जो वाकई काम आता है। बिल्कुल। तो ये ब्राउजर की शक्ति को एक ज्यादा केंद्रित और बेहतर अनुभव में पैक करने जैसा है। बिल्कुल। बस एक छोटी सी सेटिंग याद रखने लायक है। कौन सी? सेटिंग्स में जाके ओपन लिंक्स इन डेस्कटॉप ऐप को चालू कर लें। इससे जब भी आप स्लैक या ईमेल में किसी फिग्मा लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो सीधे ऐप में खुलेगा, ब्राउजर में नहीं। हाँ, ये वर्कफ्लो को बहुत सहज बना देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि फिग्मा क्यों एक बड़ा बदलाव है और डेस्कटॉप ऐप क्यों बेहतर है। लेकिन कोई अगर आज पहली बार इसे खोले तो उसे स्क्रीन पर क्या दिखेगा? चलिए इंटरफेस का एक बहुत ही त्वरित दौरा करते हैं। जरूर। ये बहुत सरल है। ऊपर की तरफ एक टूल बार है जहां आपको मूव, फ्रेम, शेप और टेक्स्ट जैसे बुनियादी टूल मिलेंगे। और फाइल का नाम और शेयर बटन भी। हाँ, वो भी वहीं होते हैं। बाई और लेयर्स पैनल है जो आपके डिजाइन में मौजूद हर एक चीज की एक सूची है। और दाईं ओर है प्रॉपर्टीज पैनल, जिसे इंस्पेक्टर भी कहते हैं। ये जादुई है। आप जिस भी चीज पर क्लिक करते हैं ये पैनल उसके हिसाब से बदल जाता है। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको रंग, बॉर्डर और शैडो बदलने के विकल्प दिखेंगे। और अगर टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपको फॉन्ट, साइज और अलाइनमेंट के विकल्प मिलेंगे। ये आपके काम का कंट्रोल सेंटर है। और इन सब के बीच में जो खाली जगह है वो है आपका कैनवस। हाँ, वहीं पर सारा काम होता है। स्रोत कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी बताता है जो बहुत काम के हैं। जूम के लिए 0 दबाने से 100% पर जूम होता है। 1 दबाने से सब कुछ स्क्रीन पर फिट हो जाता है। और 2 दबाने से आपके द्वारा चुनी गई चीज पर जूम हो जाता है। अच्छा। स्रोत में एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई गई है। किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के ठीक बीच में लाने के लिए पहले 2 दबाएं ताकि उस पर जूम हो जाए, और फिर 0 दबाएं ताकि जूम वापस 100% हो जाए। हाँ, बूम, वो चीज अब स्क्रीन के सेंटर में है। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। और सीखने वालों के लिए एक और शानदार फीचर है। जब आप कीबोर्ड शॉर्टकट मेन्यू मतलब Ctrl+Shift.A खोलते हैं तो जो शॉर्टकट आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं वे नीले रंग में हाईलाइट हो जाते हैं। वाह! इससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि आप कौन से शॉर्टकट जानते हैं और कौन से नए हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। ये तो सीखने को प्रोत्साहित करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल। जब हम इंटरफेस और स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों की बात कर रहे हैं तो एक चीज जो दिखती तो सिंपल है पर बहुत गड़बड़ कर सकती है, वो है रंग। हाँ। स्रोत इस पर काफी जोर देता है, खास तौर पर कलर स्पेस के कॉन्सेप्ट पर। हाँ, और ये बेहद जरूरी है। सरल शब्दों में हर स्क्रीन रंगों की एक निश्चित सीमा ही दिखा सकती है। इस सीमा को कलर स्पेस कहते हैं। sRGB एक पुराना सार्वभौमिक मानक है। इंटरनेट पर लगभग हर चीज इसी पर चलती है ना? हाँ, हर वेबसाइट, हर ऐप इसी मानक को उपयोग करता है। ये सबसे सुरक्षित विकल्प है। लेकिन आजकल की नई स्क्रीन जैसे 2015 के बाद के एप्पल डिवाइसेस ज्यादा रंग दिखा सकती हैं। बिल्कुल। वे डिस्प्ले P3 नाम के एक व्यापक कलर स्पेस का उपयोग करते हैं जो sRGC से 25% ज्यादा रंग दिखा सकता है। 25% ज्यादा? हाँ, ये रंग ज्यादा चमकीले और गहरे होते हैं, खासकर हरे और लाल रंग। और यहीं से बात उलझ जाती है। हाँ, फिग्मा का ब्राउजर संस्करण हमेशा sRG में काम करता है, जो अच्छा है। इससे एक रूपता बनी रहती है। लेकिन डेस्कटॉप ऐप में आपको कलर स्पेस बदलने का विकल्प मिलता है। अच्छा। और डिफॉल्ट सेटिंग अनमैनेज्ड होती है, जो आपकी स्क्रीन के नेटिव कलर स्पेस जैसे डिस्प्ले P3 का उपयोग करती है। तो ये तो अच्छी बात लग रही है। ज्यादा रंग बेहतर डिजाइन है ना? नहीं। फिर स्रोत इसे एक खतरनाक स्थिति क्यों कहता है? यह एक जाल है। खतरनाक इसलिए क्योंकि जो आप देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वही आपकी टीम का सदस्य या आपका क्लाइंट देख रहा हो। ओहो। अगर आप एक शानदार डिस्प्ले P3 स्क्रीन पर एक चमकीला हरा रंग चुनते हैं तो आपके साथी की पुरानी sRGB स्क्रीन पर वो फीका और धुला हुआ दिखेगा। अरे बाप रे! मतलब मैं महीनों तक एक सुंदर चमकीला डिजाइन बना सकती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि असल में वो वेबसाइट पर बिल्कुल फीका दिखने वाला है। हाँ, ये तो डिजाइनरों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब आप उस डिजाइन को एक्सपोर्ट करते हैं।
तब क्या होता है? चूंकि वेब का मानक sRGB है, फिग्मा आपके चमकीले P3 रंगों को अपने आप sRGB में बदल देगा और नतीजा, आप एक खास नारंगी रंग चुनते हैं और जब डेवलपर उसे वेबसाइट पे लगाता है तो वो एक फीका मटमैला नारंगी बन जाता है। और फिर घंटों की बहस। हाँ, इससे डिजाइनर और डेवलपर के बीच घंटों की बहस और भ्रम पैदा हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है। अपनी टीम में सभी के लिए एक नियम बनाएं। फिग्मा डेस्कटॉप ऐप की कलर स्पेस सेटिंग को हमेशा sRGB पर सेट रखें। हमेशा sRGB? हमेशा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि जो आप देख रहे हैं वही आपकी टीम देख रही है और वही अंतिम उत्पाद में भी दिखेगा। कोई सरप्राइज नहीं, कोई निराशा नहीं। बस करना आसान है। हाँ, बहुत। तो आज हमने देखा कि कैसे डिजाइन टूल्स फोटोशॉप के एक टूल सबके लिए वाले दौर से निकलकर स्केच के बिखरे हुए इकोसिस्टम से गुजरे और फिर फिग्मा के एकीकृत सहयोगी प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। हाँ, एक पूरा सफर तय किया। हमने इसकी सफलता के पीछे की सोच को समझा और कलर स्पेस जैसी जरूरी तकनीकी बातों पर भी ध्यान दिया। स्रोत ने फिग्मा की वास्तुकला की तुलना एक इलेक्ट्रिक कार से की थी, जिसने न सिर्फ एक बेहतर कार बनाई बल्कि परिवहन के पूरे मॉडल पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये एक विचार को जन्म देता है। अगर डिजाइन को डेस्कटॉप की फाइलों से निकालकर ब्राउजर में लाना और उसे सहयोगी बनाना पिछला बड़ा विघटनकारी नवाचार था, तो अगला क्या होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या हम अब उसी तरह के एक और बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं? शायद। क्या अगला बड़ा कदम AI द्वारा डिजाइन बनाना होगा, जहां हम सिर्फ बताते हैं कि हमें क्या चाहिए और AI सेकंडों में विकल्प तैयार कर देता है? या ये आवाज और जेस्चर जैसे गैर दृश्य इंटरफेस के लिए डिजाइनिंग होगी, जहां पिक्सल और स्क्रीन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा? या कुछ और जो आज के हमारे प्यारे स्क्रीन आधारित टूल्स को कल का फोटोशॉप बना देगा, शक्तिशाली लेकिन पुराने जमाने का? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।